हाय गाइस, मैं हूं आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवा स्टोरी पर। कैसे हैं आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टू डेविल बॉस का नेक्स्ट एपिसोड। बाकी पूरा तैयार होने के बाद एक बार अपने आप को आईने में देखती है। वो देखती है अपने आप को आईने में, तो उसकी नज़र ठहरी जाती है खुद पर, क्योंकि वो लगी इतनी प्यारी रही थी। ये पिंक साड़ी, ऊपर से उसके साइड साइड में जो वाइट वाइट मोती लगे हुए थे, उसका ब्लाउज़ भी बहुत प्यारा था। वो ब्लाउज़ पूरा बैकलेस था और आगे साइड उसके बाहीं में और गर्दन के पास वाइट वाइट एम्ब्रॉयडरी की हुई थी रेशमी धागों से, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। बाकी अपने आप को आईने में देखती है तो वो देखती ही रह जाती है। ऐसा नहीं था कि उसने आज से पहले साड़ी पहनी नहीं थी, उसने पहनी थी साड़ी, पर साड़ी पहना हुआ बहुत दिन हो गया था। उसने अभी टेंथ क्लास के फेयरवेल में ही साड़ी पहनी थी और अब वो साड़ी पहन रही थी। पिछली बार तो उसे उसकी मॉम ने ही साड़ी पहनवाई थी, इस बार तो वो खुद पहनी थी। शुरू में तो उसे प्रॉब्लम हुई साड़ी पहनने में, पर एक दो बार ट्राई करते करते उसने साड़ी पहन ही ली आखिर में। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये वो है, और ये साड़ी कितनी प्यारी लग रही है उसके ऊपर। उसकी गोरी गोरी बॉडी पर वो पिंक रोज़ की तरह साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो साड़ी बहुत ही सॉफ्ट थी, जिसकी वजह से पाखी को अपने कंधे पर सेफ्टी पिन लगाना पड़ा था, वरना वो साड़ी का बल्लू फिसल ही जाता। पाखी की तो नज़र ही नहीं हट रही थी अपने आप से, क्योंकि वो लगी इतनी प्यारी रही थी। पाखी तो अपने ही नज़र उतारने लगी। फिर उसे ध्यान आता कि नो, मुझे तो अभी लंच बनाना है, और अगर पहले लंच बनाने से पहले ये मेरा डेविल बॉस आ गया तो पता नहीं क्या करेगा ये मेरे सामने। चल चल पाखी, लग जा काम पर ऐसा ना हो कि ये आगे ही आ जाए। इतना कहकर पाखी ठुमक ठुमक कर नीचे जाने लगती है। वो नीचे जाती है तो इतना बड़ा हॉल था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किचन किस साइड है। जब वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमाती है तो उसे एक कोने में एक बड़ा सा किचन टाइप का एरिया दिखता है। वो किचन ओपन किचन था और वहाँ पे ग्लास लगे हुए थे, जिससे कि आर पार पूरा दिख रहा था। समझ में आ रहा था कि वो यही किचन होगा। बाकी जब सामने जाती है तो देखती है गेट पर दो फीमेल स्टाफ खड़ी हुई हैं। पाखी उन्हें देखती है तो उसे लगता है, पाखी को लगता है कि ये दोनों से बात करेंगे, पर वो दोनों बात ही नहीं करती है पाखी से। तो पाखी उन्हें कहती है, हेलो, आप लोग यहाँ से क्यों खड़ी हैं? एक स्टाफ कहती है, जी मैम, हम यहाँ के कुक हैं। ओ, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे क्यों खड़ी हैं? वो, मैम एक्चुअली सर ने हमें ऑर्डर दिया है कि वैसे तो रोज़ हम ही खाना बनाते हैं, बट आज सर ने ऑर्डर दिया है कि हम आज खाना ना बनाएं, आज का सारा खाना आप बनाएंगे। पाखी मन में सोचती है कि क्या इस इंसान को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था कि मैं खुद ही खाना बनाऊंगी? तो इस इंसान ने दो स्टाफ को मेरे पीछे लगा दिया है। बाकी हाँ, वैसे मुझे खाना बनाना आता है और मैं बना लूँगी खाना। आप लोग जाइए, बैठिए शांति से। नहीं नहीं मैम, सर ने हमें यहीं खड़ा होने को कहा है। अरे तुम्हारे सर की तो ऐसी की तैसी, सर ने कहा है, पर मैं आप लोगों को बैठने को कह रही हूँ ना। एक स्टाफ कहती है, आई एम सॉरी मैम, हम आपकी बात नहीं मान सकते हैं। सर ने हमें ऐसे ही यहाँ खड़े रहने को कहा है। अगर हम उनके बात टालेंगे तो वो हमें जॉब से निकाल देंगे, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते उनके जॉब छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। हाँ सर, डांटते हैं थोड़े स्ट्रिक्ट है, बट वो सैलरी भी अच्छी खासी देते हैं। अच्छा, तुम लोग अब सफाई मत दो। और क्या ये तुम लोगों ने मैम मैम लगा रखा है? मुझे मैम मत बोला करो। तो क्या बोले? वैसे तो आप लोग मुझसे बड़ी हो, तो फिर आप लोग मेरा नाम लिया करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पाखी है। नो मैम, सर गुस्सा करेंगे ना हम अगर आपके नाम लिए तो। अरे सर क्यों गुस्सा करेंगे? मैंने सर का नाम लेने को थोड़ी कहा है, मैंने तो अपना नाम लेने को कहा है। आई एम सॉरी मैम, आप सर की वाइफ है ना, तो हम, सर ने अगर गुस्सा किया तो नहीं करेंगे गुस्सा। और अगर आप लोगों ने अगली बार मुझे मैम बोला ना, फिर देखना मैं क्या करती हूँ आप लोगों के साथ। ओके मैम। फिर मैम, ओके पाखी। तो आप लोग ये फाइनल है कि आप लोग यहाँ से नहीं हटेंगे? ओके, यस मैम। अब आप किचन में जाइए, आपको जो करना करिए, हम यहीं पे खड़े हैं। खैर, आप लोगों की मर्ज़ी। वैसे तो आप लोग फिर बाद में मत कहना कि कितनी बुरी हूँ मैं, कि मैंने आप लोगों को बैठने को भी नहीं कहा। मैंने आप लोगों को साफ साफ बैठने को कहा है। अब आप लोग ही नहीं बैठ रहे हो तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। ओके, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे इस डेविल इंसान के लिए लंच भी बनाना है। उन दोनों स्टाफ का तो मन कर ही रहा था कि हंसे, पर वो हंसती नहीं है। बाकी अंदर चली जाती है। वो दोनों स्टाफ के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, कि पाखी इतनी प्यारी थी, और वो ऊपर से उसकी प्यारी प्यारी बातें, प्यारी प्यारी हरकतें, और ऊपर से वो इस पिंक साड़ी में इतनी प्यारी लगी रही थी। उन्हें तो बिलीव नहीं हो रहा था कि उनके डेविल बॉस नहीं, उनके सर ने इतनी प्यारी लड़की से शादी की है, जो कि कितनी प्यारी है, उसकी बातें भी कितनी क्यूट है।
ये तो बॉस के पर्सनैलिटी से बिल्कुल उलट पर्सनैलिटी की गर्ल है। उसने कितने प्यार से उन्हें कहा कि वो लोग उसे मैम ना कहे, पाकी कहे, और वो लोग भी मान गई थी। उन्हें बहुत अच्छा लगा था पाकी से मिलकर। जल्दी से वो जाती हैं, ये सारा न्यूज़ अभी जो हुआ वो किसी को सुनाने के लिए जाती हैं, और वहाँ से बात कर कर वो फिर से वहीं पे खड़ी हो जाती हैं। और यहाँ पाखी अंदर आती है तो ये किचन बहुत ही बड़ा था। उसे समझ में आ नहीं रहा था कि वो बनाए क्या। पहले तो वो कंफ्यूज थी कि वो क्या बनाएगी, फिर वो सोचती है कि उसे दाल चावल बना लेना चाहिए, क्योंकि उसका फेवरेट लंच तो यही था, दाल चावल, आलू का भुजिया और आम का अचार। पर उसे समझ में आ ही नहीं रहा था कि सामान रखा हुआ कहाँ है। उसके घर में सामान रखा हुआ होता था तो उसका किचन इतना छोटा था कि नज़र घुमाते ही सारा सामान बगल में ही दिख जाता था। और ये पूरा किचन तो उसके 2 रूम क्या उसके पूरे घर के बराबर होगा। इतना बड़ा किचन बनाने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ तो एक रूम भी बन जाता। खैर, अमीर लोग, बड़े लोगों के बड़े बड़े शौक, बड़े बड़े किचन रूम। एनीवेज, अब मैं सामान कहाँ खोजूँ? एक सेकंड मैं उनसे पूछती हूँ। नहीं, वो भी कितना परेशान होंगी। इतना कहकर पाखी खुद ही हर बॉक्स, हर ड्रॉर खोल कर सामान ढूंढने लगती है, और कुछ टाइम में उसे सारा सामान मिल भी जाता है, और जल्दी से वो खाना बनाना स्टार्ट करती है। पहले वो चावल बनाती है, फिर वो दाल बनाती है, फिर वो आलू को स्क्वायर काटती है, उसके बाद उसको लंबे लंबे फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काटती है, और उसे गरम गरम सरसों के तेल में डालकर बहुत ही प्यार सा आलू का भुजिया बना देती है, और पापड़ भी छान देती है। और सारा लंच बन जाता है तो वो लंच बाहर रख कर अपने रूम चली जाती है, थोड़ा सा अपने आप को सही करने के लिए, क्योंकि खाना बनाते बनाते उसकी हालत ही ख़राब हो गई थी। एक तो ये साड़ी इतना स्लिपरी साड़ी था कि जिधर डालो उधर से गिर जाता था। बाकी अपने आप को सही करती है और नीचे आने लगती, तभी किसी की रोल्स रॉयस कार आकर रुकती है बंगले के बाहर, और वो इंसान अपने लंबे लंबे डग भरता हुआ अंदर आ जाता है, और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ कर कहते हैं कि ओ हेलो, कहाँ गई तुम? डिनर बन गया? ओह सॉरी, लंच बन गया तो लगाओ, और अगर लंच नहीं बना है तो तुम साफ साफ अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना, ओके? जब से उन्हें कोई आवाज़ नहीं आती तो फिर वो अपनी नज़र घुमाकर इधर उधर देखते, तभी ऊपर से पाखी चलती चलती आ रही थी। वैसे तो पाखी को सुनाई दे दिया था कि रुद्र ने क्या कहा, पर वो इतनी ज़ोर से तो नहीं चला सकती थी रुद्र की तरह, इसलिए वो नीचे आ रही थी जल्दी जल्दी चलते चलते, और चलने की वजह से जल्दी जल्दी उसके पायलों की आवाज़ साफ साफ पूरे घर में गूंज रही थी। जब रुद्र के कानों में ये आवाज़ पड़ती है तो वो सोचते हैं ये किसके पायलों की आवाज़ है। वो जब अपनी नज़र उठाकर ऊपर देखते हैं तो उनकी तो नज़र टिकी जाती है पिंक साड़ी में एक प्यारी सी लड़की, जो कि जल्दी जल्दी चल कर आ रही है, और उसने अपनी जो साड़ी का पल्लू ऐसे उठाया हुआ जिसके वजह से उसके गोरे गोरे पैर भी हल्के हल्के दिख रहे हैं, और उस पर वो गोल्डन कलर की पायल। ओ माय गॉड, मुझे तो पता था कि ये लड़की सुंदर है, पर ये लड़की इतनी सुंदर है, मैंने नहीं इमेजिन किया था कि ये इस साड़ी में इतनी प्यारी लगेगी। पाखी जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते नीचे आती है, और डाइनिंग टेबल के पास खड़े होकर हल्का सा झुककर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे दौड़ कर आई थी, जिसकी वजह से उसकी सांसें फूल गई थी। वो पहले अपने आप को शांत करती है, फिर अपनी नज़र ऊपर उठाकर देखती है तो रुद्र उसे ही देखे जा रहे थे। अब वो सोच रही थी कि अब क्या कर दिया मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने घर तो साफ़ कर दिया है, इनका रूम भी मैंने साफ़ कर दिया है, मैंने जिम रूम भी साफ़ कर दिया है, मैंने लंच भी बना दिया, तो फिर ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? पाकी बोलती है कहाँ खो गए आप, आपका ध्यान कहाँ है? रुद्र होश में आता है कि अरे वो क्या कर रहे थे, वैसे इस लड़की को पागलों की तरह घूरे जा रहे थे। नहीं, इतने बेशरम तो नहीं है वो, और इतना स्टैंडर्ड उनका कब से गिर गया कि वो जिस लड़की को वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लाए हैं, उस लड़की को इस तरीके से पागलों की तरह घूर रहे थे। वो कहते हैं तो तुमने अपना टाइम वेस्ट इस सजने संवरने में ही किया है, या फिर तुमने मेरा लंच भी रेडी किया है? और अगर तुमने लंच रेडी नहीं किया है तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाना, ओके? बाकी नहीं, मैंने आपका लंच बना दिया है, मैं लगाऊँ लंच? रुद्र तो कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि उन्हें लगा था कि पाकी का टाइम तो घर साफ़ करने में ही चला जाएगा, और उन्होंने इमेजिन किया था कि वो पाकी को बहुत ही बुरी हालत में, गंदा संदा, कहीं हाथ में चोट लगा हुआ, ऐसा वो उन्होंने इमेजिन किया था। पर यहाँ तो ये लड़की सीधी साधी खड़ी है, ऊपर से इतनी खूबसूरत बनकर, साड़ी, प्रॉपर मेकअप, हेयर, चूड़ी, पायल,
और रुद्र ऊपर से नीचे तक पाखी को देखे जा रहे थे, पर उनकी नज़र अटक जाती है उस कमरबंद के ऊपर। वेस्ट चेन, वेस्ट चेन, इस लड़की ने वेस्ट चेन क्यों पहना है? रुद्र अपनी नज़र घुमाते हैं इधर उधर, वो देखते हैं कहीं इस लड़की ने अपना काम छोड़कर अपने आप को तैयार करने में ही तो सारा टाइम नहीं लगाया। फिर वो इधर उधर नज़र घुमाते हैं तो उन्हें सब कुछ साफ दिखता है। फिर वो कहते हैं तुमने लंच बना लिया है? हाँ मैंने लंच बना लिया है। रुद्र कुछ कहते नहीं है। पाखी तो मैं लंच लगाऊँ आपके लिए? तभी भी रुद्र कुछ नहीं कहते हैं। पाखी किचन के अंदर जाती है और उन 2 स्टाफ की मदद से सारा लंच टेबल पर लगा देती है और कहती है आप बैठिए। रुद्र तो कुछ कह नहीं पा रहे थे। अब वो सोच रहे थे कि अब वो कैसे परेशान करे पाखी को। वो कहते हैं जब पाखी उनके लिए लंच निकाल रही थी, वैसे तो वो प्लेट बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था और रुद्र को घर का खाना बहुत पसंद था और ये खाना थोड़ा सा ऑयली था, पर उन्हें घर का खाना बहुत पसंद था। कितने दिनों से, कितने सालों से उन्होंने घर का खाना नहीं खाया था और खाने की स्मेल भी बहुत प्यारी आ रही थी। ऊपर से ये घी का छोंक जो कि बहुत ही प्यारा स्मेल कर रहा था। रुद्र का मन कर रहा था कि वो बैठकर सारा खाना खा जाएं और आज वो पेट भर कर खाएं, पर ऐसा तो कर नहीं सकते थे वो। आफ्टर ऑल वो रुद्र प्रताप सिंघानिया थे। ऐसे कैसे वो हार मान सकते थे और ऐसे कैसे कोई उन्हें उनकी ही बातों पर हरा सकता था? वो ये खाना खाकर ये प्रूव नहीं करना चाह रहे थे कि पाखी जीत गई उनसे। वो कहते हैं ये सारा खाना, हाँ जी, पहले मेरी बात सुन लो। जी बोलिए। ये सारा खाना उठाओ और बाहर में एक ग्रीन कलर का डस्टबिन है, उसमें डाल दो। क्या? पर क्यों? रुद्र को जवाब नहीं देते हैं और वो ऊपर की तरफ अपने रूम में चले जाते हैं। पाखी का तो मुंह ही लटक जाता है क्योंकि उसने सही में ये खाना बहुत ही मेहनत से बनाया था। उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं क्योंकि पहली बार उसने किसी और इंसान के लिए खाना बनाया, वो भी इतने मन से। वो तो घर में एक कप चाय का बना भी देती थी तो उसकी मॉम 2 दिनों तक उसकी तारीफ़ करती थी, और यहाँ तो उसने इतना टेस्टी खाना बनाया है। उसने अभी तक खाना टेस्ट तो किया नहीं था, पर उसे इतना पता था कि ये खाना ज़रूर बहुत ही टेस्टी होगा क्योंकि इसकी स्मेल बहुत प्यारी आ रही थी। और पाखी ने सही में बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रुद्र किसी बात से गुस्सा हो जाए और उसे कोई और एक नया पनिशमेंट मिल जाए। इसलिए उसने बहुत ही मन लगा कर ये खाना बनाया था और रुद्र ने कितनी आसानी से कह दिया कि वो ये खाना डस्टबिन में डाल दें। वो दोनों स्टाफ भी पाखी के पास आती है और कहती है मैम आप नाराज़ मत होइए, एक्चुअली सर ऐसा ही है। एक्चुअली दोनों पाखी को लेकर बहुत कंसर्न हो गई थी क्योंकि उन्होंने देखा था पाखी ने कितनी मर्ज़ी से, कितने प्यार से, कितने हैप्पी माइंड से, पॉजिटिव माइंड से ये सारा खाना बनाया था। और रुद्र ने एक झटके में कह दिया उसकी सारी खुशी वो कहाँ हवा में उड़ रही थी कि रुद्र को ये खाना कितना अच्छा लगेगा, और कहाँ एक झटके में रुद्र ने उसके सारे पंख उतर कर उसे ज़मीन में उतार दिया डस्टबिन में खाना डालने को कहकर। वो दोनों स्टाफ पाखी के पास आती हैं और उसके अगल बगल कुर्सी में बैठ जाती है। एक्चुअली पाखी अभी एक चेयर पर बैठी हुई थी क्योंकि रुद्र की बात सुनकर वो अपने आप को संभाल नहीं पाई थी कि क्या उसने इतनी मेहनत से इतना प्यारा खाना बनाया, वो भी किसी और के लिए, और इस इंसान ने कितनी आसानी से कह दिया कि ये खाना वो फेंक दे। इन्होंने तो अभी तक मेरा खाना देखा भी नहीं होगा अच्छे तरीके से। जान दो डेविल कहीं का, ये कोई भी मौका नहीं छोड़ सकता ये इंसान मुझे परेशान करने का। वो दोनों स्टाफ पाखी के अगल बगल बैठकर कहती है उन्हें पाखी को संभालने लगती है। पाखी भी अपने आंसू पोंछ लेती है क्योंकि वो अपने लिए इन लोगों को परेशान नहीं करना चाह रही थी। वो कहती है मैम आप परेशान मत होइए, हम लोग तो उनके बात टाल नहीं सकते हैं, और वो ऐसे ही है, उनका मूड ख़राब होता है तो वो ऐसे ही बिहेव करते हैं। कितनी बार उन्होंने हमारे हाथ का भी खाना फेंकवा दिया है जो कि हमने बहुत प्यार से बनाया था, और डेफिनेटली आपने खाना बहुत ही टेस्टी बनाया होगा। इतना कहकर दोनों अपने अलग अलग प्लेट में खाना निकाल कर खाने लगती थी। वैसे तो उन्हें डर था कि कहीं रुद्र आ ना जाए और वो देख ना ले, पर उन्हें पता था कि अभी रुद्र कम से कम 2-3 घंटे से पहले तो नीचे आने वाले नहीं हैं, और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि फिर खाना किसने खाया नहीं खाया। अगर उन्होंने कह दिया डस्टबिन फेंकने को तो फिर उन्हें पता ही था कि पाखी ज़रूर फेंक ही देगी, और इतना सारा खाना तो वो लोग मिलकर खा नहीं सकती थी क्योंकि पाखी ने सही में कुछ ज़्यादा ही खाना बना दिया था एक्साइटमेंट में। वो दोनों पाखी के अगल बगल बैठकर ही खाना खाने लगती हैं। पाखी का भी मूड अच्छा हो जाता है। पाखी भी अपना एक प्लेट निकाल कर अपने प्लेट में खाना निकाल कर खाने लगती है क्योंकि उसे भी बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। उसने सुबह से भी ज़्यादा कुछ खाया वैसा नहीं था।
और वाक़ई खाना बहुत ही टेस्टी था। पाकि अब एक बाइट लेती वो कहती वो वाह! वैसे सही कहते हैं लोग, जिसके नसीब में होता है खाना वही खा पाता है। दाने-दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। उनके नसीब में है ही नहीं इतना टेस्टी खाना, वो भी मेरे हाथों का बना हुआ। तो कहाँ से खाएँगे वो? इतना कहकर तीनों हँसने लगती हैं। अभी दो तीनों का मूड लाइट हो गया था क्योंकि तीनों ही गुस्सा हो गई थी थोड़ा रुद्र के इस बिहेवियर से, पर कुछ कर नहीं सकती थी दोनों। और जो खाना बचता है वो लोग, एक स्टाफ थी जिसका नाम था रिद्धि और एक का नाम था सिद्धि। एक्चुअली दोनों स्टाफ जुड़वा थी और उन दोनों स्टाफ को रुद्र की दादी ने रखा था रुद्र का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि रुद्र को पसंद नहीं था कि उनके साथ कोई रहे उनके मेंशन में, इसलिए वो कोई स्टाफ रखते भी नहीं थे और उन्होंने कोई कुक भी नहीं रखा था। उनका जब मन करता था वो खुद ही कुछ बनाकर खा लेते थे, वरना उन्हें खाने से भी कोई ऐसा लगाव नहीं था। वो तो बिल्कुल एक वर्क अल्कोहलिक पर्सन थे। पहले वो ऐसे नहीं थे, पर जब से कुछ इंसिडेंट हुए उनकी लाइफ में तब से वो ऐसे ही हो गए थे। तब से वो अपनी दादी से भी दूर आ गए थे, क्योंकि वो समझते थे कि उनकी दादी को उनकी हालत देखकर बुरा लगता है और वो अपने वजह से अपनी दादी को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो यहाँ इस दूर इलाके में आ गए थे रहने के लिए। पर उनकी दादी को उनकी बहुत ही फ़िक्र रहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से रिद्धि सिद्धि दोनों को काम के लिए यहाँ भेज दिया। रुद्र ने पहले नानुकुर तो बहुत किया कि पर उनकी दादी ने उन्हें अपना कसम देकर कह दिया कि वो लोग यहीं पर रहेंगे। और रुद्र भी ज़्यादा उनसे कुछ कहते नहीं थे। कभी उनका मन करता था वो तो वो खाते थे, नहीं मन करता था वो तो वो नहीं खाते थे। वो कभी भी इन दोनों से बदतमीज़ी नहीं किए थे आज तक, और उन्हें भी पता था कि उन्होंने उन लोगों से रुद्र ने बदतमीज़ी क्यों नहीं की है, क्योंकि वो दोनों उनकी दादी की भेजी हुई थी और उनकी दादी की पसंद थी, इसलिए रुद्र ने कभी भी उनसे कोई ऊँची आवाज़ में बात तक नहीं की। वो उन्हें भी अपनी छोटी बहनों की तरह ही ट्रीट करते थे। वैसे तो उनका बिहेवियर ही स्ट्रिक्ट था, पर वो नॉर्मल बात करते थे तो भी वो स्ट्रिक्ट टोन में ही बात करते थे और इनसे भी उनका बिहेवियर ऐसा ही था। बस बाकी नौकरों की तरह इनसे तो वो थोड़ा पोलाइट होकर बात करते थे और इन्होंने कभी भी आज तक इनके ऊपर चिल्लाया नहीं था, ना ही उनके ऊपर ऊँची आवाज़ में इनसे बात की थी। बहुत प्यार से ही वो इनसे बात करते थे। वैसे तो वो टोन उनके लिए प्यार से होता था, पर इनके लिए तो वो डरावना ही होता था। इन लोगों को भी रुद्र से बहुत ज़्यादा डर लगता था, इसलिए ये दोनों कोई गलती नहीं करती थी जिससे रुद्र को गुस्सा आए। पिछले 2 साल से ये दोनों यहाँ पर काम कर रही थी और इतने दिनों में तो इन्हें समझ में आ गया था कि रुद्र इन्हें डांट नहीं सकते हैं। वो दोनों पाखी के साथ बैठकर अपना लंच कंप्लीट करती हैं और पाखी बाहर हॉल में बैठ जाती है टीवी के पास और वो दोनों किचन साफ़ करने लगती हैं। किचन साफ़ कर दोनों बैठकर मूवी देखने लगती हैं। वैसे तीनों की उम्र लगभग सेम ही थी, बस वो दोनों पाखी से 1-2 साल ही बड़ी होंगी। पाखी उन्हें दीदी कह रही थी और वो लोग पाखी को पाखी कह रहे थे। पाखी ने आखिर उन्हें कन्विंस कर ही लिया था अपनी क्यूटनेस से कि वो उसे पाखी ही कहें। उसे नहीं पसंद आ रहा है कि उसे कोई मैम कह रहा है, वो भी उनसे बड़ी लोग। और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था पाखी का बिहेवियर कि पाखी इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन की वाइफ होते हुए इतनी पोलाइटली नौकरों से बिहेव कर रही है। सही में सर ने जो भी डिसीज़न लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। इतनी प्यारी वाइफ उन्होंने कहाँ से ढूंढी और इस जल्लाद इंसान को इतनी प्यारी वाइफ मिल कहाँ से गई। ये सारी बातें दोनों के दिमाग में चल रही थी, पर खैर वो ये बातें कर तो नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था पाखी के साथ टाइम स्पेंड करके। वो दोनों भी पाखी से बहुत सारी बातें कर रही थी। पाखी भी अपनी सारी बातें बता रही थी, अपनी मॉम की बातें बता रही थी, अपने बचपन की सारी बातें बता रही थी, उनसे सारी बातें शेयर कर रही थी। तीनों बहुत खुश लग रहे थे। अभी वो तीनों बैठकर आराम से बात कर ही रही थी, तभी अचानक से सीढ़ियों से कोई उतरता हुआ नजर आता है और तीनों को सांप सूंघ जाता है। वो तीनों शांति से बैठ जाती हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि आखिर कौन आ रहा है। पाखी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। वो तभी से रूम में नहीं गई है और ना ही दोबारा उसने पूछा रुद्र को कि वो खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, उन्होंने क्यों खाने के लिए मना किया, उन्हें क्या खाना चाहिए। वैसे तो उसका मन किया कि वो एक बार रुद्र से पूछ ले कि क्या वो कुछ और खाना चाहते हैं, पाखी उनके लिए बना दे। पर पाखी को इतना गुस्सा आया था क्योंकि उसने इतने प्यार से उनके लिए लंच बनाया था और थैंक यू बोलने के अलावा, ग्रेटफुल होने के अलावा उन्होंने ये खाना फेंकने को कह दिया। इसलिए पाखी रूम में तभी से गई ही नहीं थी और रिद्धि सिद्धि के साथ ही बैठकर वो तभी से बातें कर रही थी। रुद्र आते हैं, नीचे उतरते हैं, वो देखते हैं तीनों को साथ बैठे हुए और उन्हें समझ में आ जाता है कि पक्का ये तीनों बातें कर रही होंगी पहले, और मुझे देखते ही ये तीनों शांत हो गई, जैसे कितने सीधे साधे बच्चे की तरह ये तीनों शांत हो गई हैं। पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि अभी उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना था, इसलिए वो उन तीनों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और निकल जाते हैं मेंशन से बाहर। अपने कार में बैठकर निकल जाते हैं, इस एरिया से ही बाहर निकल जाते हैं। तब इन
तीनों के सांस में सांस आती कि हो गया टेबल। और ये बात तीनों के मुंह से एक साथ निकली थी। तीनों एक दूसरे को देख कर हंसने लगती हैं कि सिद्धि, पाखी तुम बहुत क्यूट हो। वैसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। सच सच बताना। हाँ पूछिए, मैं बताऊँगी। तुम्हें आई एम सॉरी बट तुम्हें इस जल्लाद इंसान के ऊपर तुम्हें दिखा क्या जो तुमने इनसे शादी की? अब पाखी क्या बोलती? वो सच तो बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या। क्या उसे बता देना चाहिए कि उन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है? पर नहीं, रुद्र ने तो कहा था कि ये बात उन दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। और अगर पाखी ने बता दिया और रुद्र को पता चल गया कि पाखी ने अपना ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, तो पता नहीं रुद्र उसके साथ क्या करेंगे। इसलिए वो कहती है नहीं, वो बस मैंने शादी कर ली। रिद्धि सीधे को समझ में आ गया था कि पाखी कंफर्टेबल नहीं है बोलने में। सिद्धि और कुछ बोलना चाह रही थी पर रिद्धि उसे मना कर देती है क्योंकि रिद्धि बड़ी थी और वो थोड़ी समझदार थी। इसलिए वो मना कर देती है कि वो ये बात ना छेड़े, अपने आंखों से मना कर देती है। उसे समझ में आ गया था कि पाखी कंफर्टेबल थोड़ा अनकंफर्टेबल बिहेव कर रही है। अब पाखी वैसे ही बिहेव कर रही थी। पाखी कहती है मैं अभी रूम से आती हूँ। इतना कहकर वो रूम में चली जाती है और अपने आप को रूम में बंद कर बेड में लेट जाती है। और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो तो भूल ही गई थी कि उसकी शादी कैसे हुई है। वो तो अपने सारी दुख तकलीफ भूल ही गई थी और सुबह से उसने अपनी मॉम से बात भी नहीं की है। पता नहीं कैसे हाल में होंगी उसकी मॉम। उसे यहाँ आना नहीं था और इस जल्लाद इंसान ने उसे यहाँ कैद कर लिया है। वो कॉल करती है प्रिया को पर प्रिया कॉल नहीं उठाती है। फिर वो हॉस्पिटल में कॉल करती है पर हॉस्पिटल में ही कॉल नहीं उठाता है कोई। पाखी बिल्कुल टेंशन में इधर से उधर घूमते घूमते परेशान हुई जा रही थी और वो सोच रही थी कि वो बात कैसे करे क्योंकि कॉल तो उठा नहीं रही थी रिया, और रिया ही एक सहारा थी उससे बात करने का। इधर रुद्र की कार इस शहर के बहुत ही सुनसान एरिया में, कंस्ट्रक्शन एरिया है ये, वहाँ पर आकर रुकती है और रुद्र जाते हैं अंदर। और ये थोड़ी खंडर जैसा इलाका था। रुद्र उस खंडर जैसे इलाका में ही जाते हैं और अंदर के एक सीढ़ी से नीचे जाते हैं और बेसमेंट एरिया में चले जाते हैं। ये बेसमेंट एरिया बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यहाँ पहले कंस्ट्रक्शन वाला कोई एरिया है। ये एरिया तो बिल्कुल वेल डेवलप्ड एरिया लग रहा था, बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी एरिया लग रहा था। उनके अंदर जाते ही रूम बंद हो जाता है और वहाँ पर बड़े बड़े लाल रेड अक्षरों में लिखा हुआ था पनिशमेंट एरिया। और ये एरिया बहुत ही डरावना वाइब दे रहा था। उधर उस बेसमेंट के अंदर जा रहे थे और वो ये एरिया बहुत ही अजीब टाइप का था। बेसमेंट में बहुत ही अजीब तरह तरह के लोहे लकड़ की चीज़ें, बड़ी बड़ी चेन और भी पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था जो कि हमें तो समझ में नहीं आने वाला है। ये हमारे सिर्फ रुद्र प्रताप सिंघानिया जी ही समझ सकते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं। वो अंदर जाते हैं और एक डोर खोलते हैं और उस डोर को खुलते ही वहाँ से एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ आने लगी थी। 2-3 आवाज़ ऐसी आवाज़ आ रही थी अंदर से कि लग रहा था कि किसी इंसान को बहुत ही बेरहमी से मारा जा रहा हो वहाँ पर। रुद्र अंदर जाते हैं और जाकर एक चेयर पर बैठ जाते हैं। उनके वहाँ बैठते ही उनका एक राइट हैंड रणधीर वहाँ पर आ जाता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है रुद्र। तो क्या हुआ? वो सर ये सत्यम है, इसका नाम सत्यम है और ये आपकी कंपनी में घोटाला कर रहा था और पिछले जो 1 साल से ज़्यादा सारा घोटाला हो रहा था, जो भी सारे डाटा लीक हो रहे थे, वो सारा यही कर रहा था। और हमें ये पता चला है कि ये सब पैसों के लिए कर रहा था। आप इसे महीने के 1 लाख रुपए सैलरी देते हैं और ये जिसके लिए काम कर रहा था वो इसे 5 लाख रुपए दे रहा था 1 साल के लिए। रुद्र अपना कोट उतारते हैं और उस आदमी के पास जाते हैं और उस आदमी को जबड़े से पकड़ कर खड़ा करते हैं। वो कहते हैं, ओ क्या नाम है तुम्हारा? वो कुछ बोलता नहीं है। वैसे तुम नहीं जानते हो मुझे ना? नहीं सर, मैं जानता हूँ आपको। वैसे उस इंसान की आवाज़ ही अच्छे तरीके से नहीं निकल रही थी। आफ्टर ऑल उसे मारा ही इतना गया था। तकलीफ़ तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे जानते तो तुम ये काम नहीं करते ना। पता है मैं कौन हूँ? रुद्र प्रताप सिंघानिया नाम मेरा। ओके, और ये एरिया कौन सा एरिया है? हेल एरिया। तुम्हें पता है इस एरिया में किसे लाया जाता है? जो कि मरने वाला हो, ठीक है? और तुम भी मरने वाले ही हो। वैसे तो पिछले 1 साल से मुझे पता था कि तुम ये सारे काम कर रहे हो, तो मैं इग्नोर कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी 2 बहनें हैं, एक माँ है, एक पत्नी है और ऊपर से तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट भी है।
इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। पर नहीं, तुम बाज नहीं आ सकते। मैंने पहले कई बार तुम्हें छोड़ा है। पिछले 1 साल से मैं तुम्हें छोड़ता आ रहा हूँ, मैं इग्नोर करता आ रहा हूँ कि कोई बात नहीं, कमा ले जितना पैसा कमाना है। पर तुम पैसे कमाने में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें ये भी समझ में नहीं आया कि तुम किसके साथ धोखा कर रहे हो। रुद्र प्रताप सिंघानिया को तुम धोखा दे रहे हो। तुम्हें पता है ना, मेरे साथ जो इंसान धोखा करता है, मैं उस इंसान का क्या हालत करता हूँ। जानते हो ना मुझे? जानते हो या नहीं तुम मुझे? सर जानता हूँ सर, प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए सर। मैं बस पैसे कमाने के चक्कर में सर मैं अंधा हो गया था सर। सर प्लीज़ सर, मेरा बच्चा होने वाला है सर। ओह, तो अभी तुम्हें ध्यान आ रहा है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, राइट? पहले ध्यान नहीं आया जब तुम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर पब में लड़कियों के साथ अय्याशी करने जाते थे? नहीं सर, झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता है, ओके? और जब तुम अपने वाइफ को धोखा दे सकते हो अभी जब वो प्रेग्नेंट है, तो तुम आगे चल के क्या करोगे उसके साथ? और ना ही तुम अपने रिश्ते में लॉयल हो, ना ही तुम अपने माँ के साथ, अपनी माँ से भी तुम बहुत ही बदतमीज़ी से बात करते हो। अपनी 18 साल की बहन के ऊपर तुम हाथ उठा देते हो। फीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ बदतमीज़ी करते हो ऑफिस में, तुमसे जूनियर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारे ऊपर जो कि मैं इग्नोर करता आ रहा था, पर हद हो गई। तुम्हें मेरी ऑफ़िस की गर्ल्स की तरफ आँख उठाकर नहीं दिखना चाहिए था। मेरे यहाँ जो भी काम करता है वो मेरी ज़िम्मेदारी होता है, यहाँ तक कि उसकी जान की ज़िम्मेदारी भी मेरी होती है। और वो गर्ल्स वहाँ इंटर्नशिप करने आ रही थी, तुमने इतनी घटिया हरकत कैसे करने की कोशिश की उनके साथ? वैसे तो मुझे नहीं लगता तुम्हें ज़िंदा रहना चाहिए। इतना कहकर रुद्र अपने जेब की पैकेट से एक बहुत ही अजीब ऊंचा धार वाला खंजर निकालते हैं और उस आदमी के गर्दन में डाल देते हैं। और उस इंसान की मौत उसी वक्त हो जाती है, 1 सेकंड भी नहीं लगता उसे मरने को। और उसके आँख में से ही खड़ी की खड़ी रह जाती है। डर तो सब गए थे, 1 सेकंड के लिए रणधीर भी डर गया था, क्योंकि उसे भी डर लगता था अपने इस डेविल बॉस के, इस डेविल अवतार से। वो सोचता था कि कब ऐसी कोई लड़की या फिर ऐसा कोई इंसान तो होगा ना जो सर को एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करना सिखा सकेगा। माना कि कोई अगर उन्हें धोखा देता है या फिर कोई गलत काम करता है तो उन्हें उससे सज़ा देनी चाहिए, पर ये कौन सा तरीका हुआ सज़ा देने का? इतनी बेरहमी से कौन सज़ा देता है? ऐसा नहीं था कि रुद्र जानबूझकर ये करते थे, पर वो क्या करते, उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता था। धोखा, झूठ, फरेब, इन सब से उन्हें सख्त नफ़रत थी। दोगले इंसानों से उन्हें सख्त नफ़रत थी। और वो सब चीज़ सह सकते थे, पर लड़कियों के साथ बदतमीज़ी, उनके डिसरिस्पेक्ट वो नहीं सह सकते थे। उनसे सहन होता ही नहीं था ये सारा सब कुछ। और रणधीर भी वैसे ही थे, पर इतने क्रूअल नहीं थे वो। इतनी बेरहमी से वो किसी को जान से नहीं मार सकते थे। रणधीर इनके सारे इनलीगल वर्क को देखते थे। जो भी पनिशमेंट देना होता था किसी को मतलब थोड़ा अलग तरीके से किसी को सज़ा देना होता था, तो ये सारे काम रणधीर हैंडल करते थे। एक्चुअली रुद्र जी के 2 असिस्टेंट हैं। एक वेद जो उनके सारे लीगल वर्क, मीटिंग्स, डील्स, कंपनी के सारे वर्क हैंडल करता है, और एक रणधीर जो कि इनके सारे इनलीगल, माफिया से सारे कनेक्शंस और भी उनके सारे दुश्मनों को हैंडल करना, उनके पीछे नज़र रखना, उनके सारे गार्ड्स को हैंडल करना, उनके ऊपर कौन हमला करने वाला है, उनका कौन दुश्मन है, उन्हें किस चीज़ों से खतरा हो सकता है, उनकी जान की परवाह करना, रक्षा करना, ये सब कुछ रणधीर के हवाले था। पर रणधीर को थोड़ी थोड़ी जलन होती थी वेद से, क्योंकि वो बहुत ही पसंद करते थे रुद्र को वो बहुत ही अपना आइडल मानते थे। क्योंकि वो रुद्र के ही कॉलेज में एक जूनियर थे और रुद्र की वो बहुत इज्जत करते, क्योंकि रुद्र ही एक वाहिद इंसान थे जो कि उनसे कॉलेज में बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते थे। और वो अपनी सारे बुक्स, पढ़े हुए सारे बुक्स रणधीर को दे देते थे, ताकि रणधीर उन बुक्स से पढ़े और आगे बढ़े। रणधीर ने भी बहुत अच्छी डिग्री हासिल की, बहुत अच्छे तरीके से उसने पढ़ाई की, पर उसने रुद्र का असिस्टेंट बनना ही कबूल किया। रुद्र ये नहीं चाहते थे कि रणधीर उनका असिस्टेंट बने, पर रणधीर ने ये प्रूव किया कि वो बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ काम कर सकता है, उनके सारे काम को हैंडल कर सकता है। और रणधीर का बहुत मन था, इसलिए रुद्र ने उसे अपने यहाँ जॉब दे दी। और इन सालों में रणधीर ने ये प्रूव भी कर दिया कि रणधीर ये सारे काम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने बखूबी अपना सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। वो एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते और ना ही उन्होंने अभी तक किसी भी काम को डिले किया था। वो सारा काम टाइम टू टाइम, पॉइंट टू पॉइंट कर कंप्लीट करते थे और रुद्र के सामने रख देते थे।
उन्हें खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। और रणधीर को इस बात की जलन होती थी कि वो इतना कुछ करने के बावजूद वो दिन भर रुद्र के साथ नहीं रह पाते थे। उन्हें उनके साथ कुछ ही टाइम मिलता था, जो कि वो या तो उनके साथ बात करते थे या तो डील फाइनल करते थे, तभी वो उनसे बात करते थे। और पूरे दिन भर उनके साथ वेद रहता था, इसलिए उन्हें वेद से बहुत जलन होती थी कि मुझसे कम ये इंसान काम करता है। ऐसा नहीं था, वेद भी बहुत सारा काम करते थे। उनके सारे लीगल डील को हैंडल करना, इतना सारा काम करना, और इतने सारे वर्क को हैंडल करने के बाद, इतने सारे एम्प्लॉय को हैंडल करने के बाद, कि उन्हें रुद्र के साथ उन्हें रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा नहीं था कि वेद रुद्र को पसंद नहीं करते थे, वो रुद्र जी को बहुत पसंद करते थे, वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे। पर उन्हें रुद्र के इस डेविल वाले साइड से बहुत चिढ़ होती थी, क्योंकि रुद्र पहले नहीं थे ऐसे। कॉलेज लाइफ में वो बहुत ही फन टाइप इंसान थे, पर पता नहीं क्या हुआ उनके साथ ऐसा बिजनेस में आने के बाद कि वो ऐसे हो गए थे। वेद को रुद्र से बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि रुद्र कब क्या कर दे, कब किसके साथ क्या कर दे, उन्हें भी समझ में नहीं आता था, इसलिए उन्हें डर लगता था। पर रणधीर और वेद के बीच में तो अलग ही टसन भिड़ा हुआ रहता था। वेद को ये लगता था कि रुद्र के साथ नहीं रहना पड़ता, रणधीर कितना लकी है, और रणधीर को ये लगता था कि वेद कितना लकी है जो उसके साथ दिन भर रहता था। दोनों को अब एक दूसरे को लेकर के अलग अलग ही गलत फैमिलियाँ थी, इसलिए दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे। रुद्र कुछ देर रणधीर से बात करते हैं और निकल जाते हैं अपने कार में बैठकर मेंशन के लिए। अभी लगभग रात के 1 बज गए थे। उन्हें वहाँ से आते आते ही इतना टाइम हो गया था। वो शांति से अपना रूम का डोर खोलते हैं, पर रूम के सारे लाइट ऑफ देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि पक्का पाखी सो रही होगी, इसलिए वो बिना आवाज़ किए हुए रूम के अंदर आते हैं और वॉशरूम में जाकर अपने आप को क्लीन करते हैं। अपना शर्ट वो खोलते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं, क्योंकि उस शर्ट में इतना सारे खून के दाग ही लग गए थे कि उस शर्ट को धोने के बाद भी, लॉन्ड्री करवाने के बाद भी रुद्र उस शर्ट को पहन तो नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने उस शर्ट को डस्टबिन में डाल दिया था। अपने आप को वो क्लीन करते हैं। उनके चेहरे पर जो भी खून लगा हुआ था वो भी इतने डरावने लग रहे थे कि अगर हमारी प्यारी पाखी जी अगर रुद्र जी को इस हालत में देख लेती तो वो जितना रुद्र से डरती है वो उससे और गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा डरने लगती। आफ्टर ऑल रुद्र लग ही इतने डरावने रहे थे। उनकी पूरे बॉडी पर ब्लड स्पॉट्स लगे हुए थे, जो कि बहुत ही क्रूअल वाइब दे रहे थे। रुद्र अपने आप को क्लीन करते हैं, अपने वेस्ट पर एक टॉवल लपेटते हैं और रूम के अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि पाखी वैसे ही सोई हुई है जैसे उन्होंने पाखी को तभी देखा था, उसी साड़ी में ही पाखी सो गई है। वो पाखी के सामने जाते हैं तो उन्हें नज़र आता है कि पाखी के आंखों के आंसू बिल्कुल सूख चुके हैं। उसके चेहरे पर आंसू के निशान देख के साफ साफ पता चल रहा था रुद्र को कि पक्का पाखी रोई है। पर वो इन सब बातों को इग्नोर करते हैं, पाखी को ओढ़ना उड़ाते हैं और वहीं बगल में सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगते हैं। नींद तो उन्हें आती नहीं थी और उन्हें आज बहुत सारा वर्क करना था जो कि उनका पेंडिंग हो गया था। वो सारा वर्क वो करने लगते हैं और अभी उन्होंने सही में कुछ पहना नहीं था, बस उन्होंने अपने वेस्ट पर टॉवल लपेटा हुआ था, ऊपर उन्होंने कुछ नहीं पहना था। वैसे ही वो बैठकर सारा काम करने लगते हैं। काम करते करते कब 5 बज जाता है पता भी नहीं चलता है। और हमारी पाखी मैडम अपने गधा घोड़ा बेचकर तो वो सो रही थी। रुद्र उठते हैं वहाँ से और अपने वॉशरूम में जाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और अपना जिम वेयर पहनकर जिम की तरफ चले जाते हैं। जिम में वो 2-3 घंटा वर्कआउट करते हैं। उसके बाद वो आते हैं, अभी तक सुबह के 7 बज गए थे और वो नहा धोकर रेडी होने लगते हैं। जब वो रेडी हो रहे थे, अपना टाई का नॉट बांध रहे थे, तभी पाखी की नींद खुलती है। पाखी अपने आप को देखती है तो उसका मन उदास हो जाता है, क्योंकि उसका नींद में उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर है। तभी उसकी आंखों के सामने रात का पूरा मंजर घूम जाता है कि वो अपनी मॉम को की हालत वो पूछ नहीं पाई, वो कॉल कर रही थी। फिर उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, पर वो उन आंसुओं को पोंछती है और वो देखती है कि रुद्र तैयार हो रहे हैं। वो रुद्र को ही देखते जा रही थी और पता नहीं मन में क्या क्या रुद्र को कोस रही थी, क्योंकि रुद्र की वजह से तो अपनी मम से दूर हो गई थी। प्रिया भी कॉल नहीं उठा रही थी ऑफिस, और अभी रुद्र आराम से ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। ये आदमी क्यों ऐसा करता है, जल्लाद कहीं का। देखो तो कितने आराम से तैयार हो रहा है, अपने परफ्यूम लगा रहा है। और वो रुद्र को देखते देखते अजीब अजीब से अपने मुंह के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर रही थी, और ये सब देख देख कर रुद्र को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। पर वो हंस तो सकते नहीं थे, उनका ऑरा जो घट जाता। और वो आईने के थ्रू पाखी को देख रहे थे और पाखी डायरेक्ट रुद्र के बैक एरिया को देख रही थी और रुद्र मिरर के थ्रू पाखी को देख रहे थे। उन्हें बहुत हंसी आ रही थी पाखी के ऊपर।
पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और निकल जाते हैं। बाहर निकलते निकलते कहते हैं, मुझे अगले आधे घंटे में मेरा ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर चाहिए, तब तक मैं फ़ाइल पर कुछ वर्क करता हूँ। और तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? ये याद रखना कि अगर मैंने तुमसे शादी कर ली है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मन मौजी कभी भी ऑफिस आओगे। तुम अभी भी ऑफिस की एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो, तो तुम्हें ऑफिस आना ही होगा। बाकी तो हड़बड़ाई जाती कि अरे हाँ, मुझे तो ऑफिस जाना है, पर टाइम क्या हुआ, 7 बज गए। जल्लाद इंसान ने मुझे उठाया भी नहीं, जानबूझकर इसने मुझे नहीं उठाया होगा। अभी तो आराम से तैयार हो गया है, उसका ये मतलब है ये तभी ही उठे होंगे। अब मैं आधा घंटा में क्या क्या करूँगी? मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। ओह गॉड। जल्दी जल्दी पाखी वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है और जल्दी से ड्रेस चेंज करती है। और उसने अभी अपना नॉर्मल सा वही वाइट कुर्ता पहन लिया था, उसने कल धोकर पसार दिया था, जिसकी वजह से वो सूख गया था। वो जल्दी से रुद्र के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। वो रिद्धि सीधी से पूछती है कि रुद्र रोज़ ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, तो वो बताती हैं कि वो एवोकाडो टोस्ट और ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं लंच ब्रेकफास्ट में। पाखी का तो मुँह ही बन जाता है कि एवोकाडो टोस्ट और ब्लैक कॉफ़ी, ये इंसान कभी खाना नहीं खाता क्या? मैं जब से इस इंसान से मिली हूँ तब से ये सिर्फ मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीते ही हुए नज़र आया। खैर मुझे क्या। वो शांति से वो सारा ब्रेकफास्ट टी में जाती है और रुद्र के लाइब्रेरी एरिया की तरफ चली जाती है। वहाँ पर नॉक करती है, रुद्र कम इन कहते हैं। वो जाती है और ब्रेकफास्ट टेबल पर रख के कहती है, आपका ब्रेकफास्ट। रुद्र एक बार उस ब्रेकफास्ट को देखते हैं और एक बार वो पाखी को देखते हैं। उन्हें पाखी की हालत देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि पाखी अभी कितनी जल्दी में है, इसलिए वो ज़्यादा नानुकुर नहीं करते हुए वो ब्रेकफास्ट खाने लगते हैं। जब तक वो ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं करते, पाखी वहीं खड़ी रहती है। रुद्र को अब इरिटेशन होने लगी थी पाखी को ऐसे खड़े खड़े देखकर, पर वो कुछ कहते नहीं है। जल्दी से वो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और निकल जाते हैं बाहर। पाखी भी सारा बर्तन उठाती है और किचन एरिया की तरफ चली जाती है और रख कर और अपने रूम जाती है और अपना पर्स उठाती है और बाहर निकल आती है। और रुद्र जिस गाड़ी में बैठे थे वो भी उस गाड़ी के सामने जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद रुद्र उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। रुद्र कहते हैं, व्हाट, ऑफिस जाना है ना? तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम मेरे साथ जाओगी? तुम रोज़ किस चीज़ से ऑफिस आती हो? ऑटो से। तो आज भी ऑटो से जाओ। आज कुछ स्पेशल है कि मैं तुम्हें अपनी कार में लेकर जाऊँ?